This conference will now be recorded. टेस्ट में बेइज्जती की कोई लिमिट नहीं होती। वो मैंने देखा है ना, रिसेंटली 97 में देखी है, मैं टेस्ट जैसे ETC का डॉट क्लास 2 बुलिंग ETC डॉट है वो, रंजीत नहीं है। पर्सन कॉन्सेप्ट अच्छा है किसी का साइंस में नहीं था, तो इंडिया में टेस्ट किया था। या एनईपी का है। चलिए, टेस्ट इज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो एक बार पता होना चाहिए। और चूंकि तुम लोग काफी नालायक भी हो, तो जब तक बेइज्जती नहीं होगी तब तक फिर तो व्हाट डिड वी डू? इंडिया ऑप्टिमिज्म और इंडिया एस्पायरिंग टू बिकम डेवलपमेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ नेक्स्ट डेकेड, ये दो चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब आगे आते हैं। Word has moved from Asia Pacific to Indo Pacific. Word has moved from Asia Pacific to Indo Pacific. Now, why this document of shifting contours of foreign policy is very important, because it basically introduces you with all the trends and all the happenings, major topics of the international relations. Word has moved from Asia Pacific to Indo Pacific. अब पहले दिमाग में हमारे आता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, ये मतलब चल क्या रहा है जिंदगी में। ठीक, आइए अच्छा, कल वाली खुल गई। ये वेबसाइट देखिए, बहुत अच्छी है। इंडियन कल्चर के सारे सवाल मैं आपके यहीं से बनाता हूँ। सोर्स मैंने बता दिया, अगली बार आप कुछ कर सकते हैं इसका। कर तब भी नहीं पाएंगे वैसे। क्या नहीं निकल रहा आज दूंगा। आज तो पूछ लेना ग्रुप पे, जिंदा हो। 3 साल 3-4 में क्या चल रहा है 3 आर्मी में, ये मुझे पता होना चाहिए। तुमको ये लोग समझते हैं कि तुम जो है वो हाँ हाँ कराओ बहुत मस्त बात होती है। रोज 11 बजे गुड नाइट होता है, डिप्रेशन, सैडनेस सही में अजीब बेचैन हो जाता है। चलिए, ऐड कराओ भाई, इन लोगों को भी ऐड कराओ, फेवरेट ना फील हो। So when we say the word has moved from Asia Pacific to Indo Pacific, what exactly it denotes? तो जाओ ठीक। जब हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक की, तो एशिया पैसिफिक था वियतनाम वॉर वाला एशिया पैसिफिक। वियतनाम ये दिख रहा है, आया ना। एशिया पैसिफिक था सिंगापुर को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आर्क बनाने वाला एशिया पैसिफिक। सिंगापुर दिख रहा है। एशिया पैसिफिक था हांगकांग को साउथ चाइना सी में एक बहुत बड़ा वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट हब की तरह ट्रीट करने वाला एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक था जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लेड, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो उस पूरे रीजन में कंट्रीज को लोन दे करके उन पर अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को साधने वाला एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक जो एक ज्योग्राफिकल एरिया को डिनोट करता था, जो एक ज्योग्राफिकल एरिया की इम्प्राइमेसी और उसमें
लीडरशिप को और वो ज्योग्राफिकल एरिया अपने आप में वर्ल्ड स्टेज पर, ग्लोबल थिएटर पर सबसे इंपॉर्टेंट अरीना है, ये डिनोट करता था एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक यहां से शुरू होता था आपका पूरा, ठीक है, साउथ चाइना सी से, और वो पूरा इधर तक आता था, यहाँ यूएस तक, ठीक है। पैसिफिक में पूरा पैसिफिक ओशन आ जाता है, ठीक है, और एशिया में जो है वो आपके ये पूरे एरियाज आते थे, ठीक है। अब इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसमें वो इंडिया को भी कवर करते थे, ठीक है, लेकिन इंडिया वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जब तक उन्होंने पिवटेशन नहीं किया, चाइना के राइस के लिए को रिस्पॉन्ड करना शुरू नहीं किया, तब तक इंडिया एज अ प्लेयर वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, देखो, जब हम बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक की, तो एशिया पैसिफिक ही क्यों बना, पहले तो मैं ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कि वाई एशिया पैसिफिक, कुछ और क्यों नहीं बना। तो एशिया पैसिफिक बनने के दो तीन मेजर कारण है। पहला कारण क्या है कि एक वर्ड है टाइगर इकोनॉमीज। टाइगर इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज व्हिच ग्रू एट द इन डबल डिजिट, ठीक है, जिनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 10% से ज्यादा था, उनको हम कहते हैं टाइगर इकोनॉमीज। This region is home to many tiger economies. Nearly all tiger economies of late 1990s and 21st century, जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इधर ऊपर आओगे अगर आप तो ताइवान, कहाँ गया ताइवान, ठीक है, और ऊपर अगर जाओगे तो साउथ कोरिया, ये और जापान, ये वो कंट्रीज हैं जो लगातार अपने को 10% से ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहे थे, जिनका जो ग्रोथ रेट था इट वाज मोर देन 10%। So when we say that the world has moved from Asia Pacific to Indo Pacific, when we say the world has moved from Asia Pacific to Indo Pacific, what we are saying is, पहले एशिया पैसिफिक की प्राइमेसी थी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, एशिया पैसिफिक एज अ रीजन वाज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ it has moved from Asia Pacific to Indo Pacific. Now when you say it has moved from Asia Pacific to Indo Pacific, what does it mean? पहले लेकिन और 2 मिनट रुकते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक की, ठीक है। अब एशिया पैसिफिक का मतलब क्या हुआ कि ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये वाले जो नेशंस हैं, यहाँ फिलीपींस से मतलब अगर हम एशिया पैसिफिक का एक और एग्जांपल ध्यान दें तो एक अवार्ड है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, सुना है? नहीं सुना? क्या बात। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो CIA ने फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर कंस्टिट्यूट किया था। एग्जांपल्स ऑफ एशिया पैसिफिक, व्हाट वाज द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ एशिया पैसिफिक। और अगर हम एशिया पैसिफिक का एग्जांपल दें तो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा? जनरल मैकार्थर ने। कौन से जनरल मैकार्थर? जिनको जापान ने सरेंडर किया था, यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल थे जनरल मैकार्थर, ठीक है ना। एंड जापान हैज बीन following policy of suzerainty in case of US, कि हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स सारा आप देखोगे, हमारा मतलब अब तो खैर जापान इज ओपनिंग अप, बट अभी तक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान वाज लार्जली प्लेइंग बाय द रूल्स मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो when we say Asia Pacific, we have a Japan, we have a South Korea who has said to United States that you are responsible for my security. South Korea and Japan, they both are relying on United States for their security. If you remember, Donald Trump has said to them that if you want us to protect you, then pay us money, otherwise protect yourself. That is what he said, right? So Japan and South Korea are two countries who are dependent for their security. They are dependent on United States for their security. Now, this is another example of Asia Pacific. What was Asia Pacific, right? फिर हांगकांग के बारे में मैंने आपको बताया कि हांगकांग was a British colony, ठीक है ना।
और ब्रिटिश जब वहां से गए 1995 में, तो दे गेव उन्होंने एक 40 इयर्स का एक पीरियड दिया था, ठीक है ना, कि भाई आप 40 इयर्स तक ये लोग यहाँ पर इनके एक अपने एक ऑटोनोमस वो रहेगा, और उसके बाद ये चाइना में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो और हांगकांग, सोचो हांगकांग में 1995 तक ब्रिटिशर्स थे, बिकॉज हांगकांग वाज अ हब ऑफ वेस्टर्न इंटरेस्ट। इवन टुडे देयर आर मेनी कंपनीज इन हांगकांग, मकाओ एंड इन दिस रीजन, ठीक है ना। सो सिंगापुर, Singapore has always enjoyed, I have told you about Singapore's story. The father of Singapore was Lee Kuan Yew. And Singapore has always enjoyed very warm relations with the United States, because Singapore was the first country, first major country in the bloc of Asian countries who sided clearly with the United States in the Cold War. जापान ने सीधे सिंगापुर का सीधे सीधे था कि we are going to follow open market policies because we have to develop. 1970 में जब सिंगापुर बना और 30 साल के अंदर 2000 तक में सिंगापुर को जिस लेवल पे पहुंचा दिया ली कुआन यू ने, that was due to their open market policies, their policies which welcomed all the capitalistic firms from the world. So that ideologically places Singapore very close with United States. हाँ. ऐसा कोई कंट्री है अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड रशिया जो यूनाइटेड स्टेट्स की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता था, उसको ब्लॉक में नहीं था, लेकिन फिर भी काफी डेवलप हो गया? तो इंडिया यही एक एग्जांपल, ठीक है। आगे, तो when we say Asia Pacific, what we mean is we mean from here to here, ठीक। This was Asia Pacific, ठीक है ना। And who were big players in the Asia Pacific? United States and Japan. They were the two leaders, and Japan and United States, they both created a financial institution, financial multilateral institution. What is the name of that institution? Asian Development Bank. Now, always have this thing in your head. Whenever you are talking about an area or a player, कि भाई ये जो है, how this player or how this area will get primacy in the international arena, always keep this in mind, that the best way to legitimize yourself, the best way to present yourself as a formidable force is by creating institutions, and institutions which have broader membership, institutions which are not limited to a closed block or few members. If you have such institutions with wider representation, then that automatically legitimize your claim of leadership in that region. Yes or no? So what Japan and United States did, they developed Asian Development Bank. And in Asian Development Bank, there were many members. It was a multilateral institution, and Asian Development Bank acted as a institution which benefited Japan and United States in achieving their foreign policy agenda. Why? Because suppose if Japan wanted a country कि भाई हम जो है वो हमारे सिंगापुर के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और हम चाहते हैं कि सिंगापुर हमारे लिए कुछ करे, तो in return what Japan used to do is Japan was to, through Asian Development Bank, grant loan to Singapore or any other country. So it was a give and take relationship. मैंने कल ही आपको बताया, foreign policy is very transactional in nature. I told you, right? Foreign policy is very transactional in nature, and whoever has better things to offer will ultimately have sound foreign policy. हाँ या ना? अभी यहां तक क्लियर है या नहीं? कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का? ऑनलाइन वालों
शिवराज, मन्यु, शिव, अनुष्का, जानवी, आरती, मानव नहीं दिख रहा। अच्छा, ये जो लोग अय्यार को बिल्कुल कहानी की तरह सुनते हैं, बिस्तर में लेट के सुबह सुबह पड़ गया एकदम ऑनलाइन है। सजग रहिए, सचेत रहिए। वो एक आता था ना क्राइम पेट्रोल, क्या था? सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, चलिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। खैर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अबाउट एशिया पैसिफिक, ठीक है ना? कि when we talk about Asia Pacific, we talk about this region. Who were the two big countries, Japan and United States, and why Asia Pacific? कुछ कहना चाहते हो मुश्किल मालूम? क्या? अच्छा, ठीक है, चलिए, सबक एक को सीख हम सबको। फिर तो अच्छा, कभी सोचा है वाई एशिया पैसिफिक? एशिया पैसिफिक ही क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जहां पर ज्यादा बड़ी इकोनॉमीज होंगी, जहां पर ज्यादा प्रोग्रेसिव, ज्यादा फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज होंगी, एक्सपेंडिंग मार्केट्स होंगे, ज्यादा बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहां पर आप अच्छा काम करेंगे। ये भी उस वाले ग्रुप। सेडली फ्रीडम, फ्रीडम नहीं है क्या? आगे तो पापा ने लिफ्ट किया कि तुमने लिफ्ट किया? मैंने पूछा तो इसने चलो आगे। रंजीत इंसान का नाम नहीं, बीमारी का नाम। आगे तो आजकल थोड़ा स्पष्ट बिहेवियर चलो, एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है तो ये लोग थोड़ा प्रेशर कम करने के लिए। खैर, तो अच्छा, what is the objective of foreign policy? Normal सोचो, what is the objective of foreign policy? इंडिया के लिए, हम जिस कंट्री की, मतलब कोई भी कंट्री फॉरेन पॉलिसी क्यों फॉलो करे? इंडिया, व्हाई इंडिया शुड हैव अ साउंड फॉरेन पॉलिसी? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी? इंटरनेशनल लेवल पे These are the following objectives of foreign policy. Number 1, protecting your integrity and sovereignty. There is no more bigger objective than this. Protecting your integrity and sovereignty, which also means protecting your external borders and internal things. Number 2, achieving development while having high economic growth. Achieving development while having high economic growth. भाई, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे अंतर क्या है मानव जी? बिल्कुल, ग्रोथ जो है, पॉलिटिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, spiritual growth, they all lead to overall development of a person or a country, ठीक है ना? तो डेवलपमेंट मल्टीफेसेटेड होता है और ग्रोथ जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है ना? नेक्स्ट,
तो पहली चीज हमने क्या बोला, सोवर्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज हमने क्या बोली, ग्रोथ को अचीव करने के लिए, डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, ठीक है। और तीसरा है टू प्रोपोगेट द आइडियल्स एंड लीडरशिप ऑफ द कंट्री एट द ग्लोबल लेवल, ठीक। बाकी सारे सबसेट्स हैं, ये तीन बड़े ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो जब आप ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम डेवलपमेंटल ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं, व्हिच मींस दैट एवरी कंट्री वांट्स टू पार्टनर विद कंट्रीज हु कैन help and aid them in achieving these objectives. So in Asia Pacific, Japan and United States were two big leaders because they had the technological and economic advancement which can help other countries who are developing countries like Singapore, Vietnam, Malaysia, Indonesia. So they needed technical expertise, funds in their process of economic development so they can better develop. That is why Asia Pacific was an important region at that time. But what has led this shift from Asia Pacific to Indo Pacific? Now this Asia Pacific thing, कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ. सर मतलब यूएसए जापान जापान उसके साथ देखो उस समय जापान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक। और जापान के केस में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जापानीज दे थिंक दैट दे वर आल्सो एट फॉल्ट, ठीक है। अब वो उनकी वो उनकी मतलब हम्बलनेस बोलो या जो भी बोलो, बट दे थिंक कि यूएसए की अकेले गलती नहीं थी। एंड उस जहां पर वो थे वहां से उन्हें डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट और सारी चीजें चाहिए थी, तो दे साइडेड विद जिसको उन्हें लगा कि हाँ बेस्ट ऑफर कर सकता है, दे साइडेड विद, ठीक है ना। हाँ, ये एशिया पैसिफिक बात हो रही है 1970s से लगा करके 2000s तक, इवन 2010 तक मैं बोलूंगा। हाँ, और ये बात इस समय क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पर दो तरह के कंट्रीज हैं। पहला, कंट्रीज हु प्रोपोगेटेड ग्लोबलाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, and countries who were early starters in the globalization, namely Japan, South Korea, Singapore, these countries who were early starters, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन में, जैसे इंडिया ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में किए, और 2000 से इंडिया प्रॉपर्ली ग्लोबलाइज होना चालू हुआ, ठीक है ना। बट दीज कंट्रीज, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, all these countries were early starters of in the globalization phase because they were countries जिन्होंने 1960s और 70s से अपने मार्केट को ओपन करना चालू कर दिया और अपने आप को ग्लोबलाइज करना चालू कर दिया। आया ना, ठीक। फिर जापान से थोड़ा सा हमारा पैसिफिक पोर्शन, अगर हम फिलीपींस को साथ में लेंगे रिलेशन में, तो फिलीपींस सी तक हमारा। अबे पगलू, इंडो पैसिफिक जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब क्या है, ये पूरा पैसिफिक ओशन और ये पूरा इंडियन ओशन, वो है इंडो पैसिफिक, ठीक है ना। अभी बताता हूं मैं, अभी तो मैं एशिया पैसिफिक की तो कहानी बना लूं, ठीक है ना। मान लीजिए वो, और बहुत ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये जो नोट्स हैं ये नोट्स नहीं है, ना 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 ना, ये सवाल है। एक एक टॉपिक जो है वो फॉरेन पॉलिसी की हाईलाइट है, ठीक है ना। वो दे कैन आस्क यू कि एक सवाल लिखो, enumerate the factors, enumerate, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, enumerate the factors which are responsible for the shift of global world order
from Asia Pacific to Indo-Pacific. Global world order from the Asia Pacific to Indo-Pacific. And the impact they have on the world. 15 marks to 50 words. ठीक है ना? ये आप इसका पहला हिस्सा तो आप अभी जान जाएंगे, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो हम जब इंडो पैसिफिक हम एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे, उसमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे हम, ठीक है ना? क्योंकि इंडो पैसिफिक अपने आप में बहुत बड़ी थीम है आई आपकी। तो now this thing moved from Asia Pacific to Indo Pacific. This particular move from Asia Pacific to Indo Pacific. Why? Why माने क्यों? क्यों भाई ये मूव क्यों हुआ? हम यहां से इधर क्यों शिफ्ट हुए? Because when the West, after having consumed the opiumate of self-congratulation, when they went to sleep in 1991 after the collapse of USSR, there were two powers who were rising. One power who has accelerated its rise was China, who has built its manufacturing capacity, who has resorted to the call of Kaifang by Deng Xiaoping and has opened up itself to the global value chains, who has fundamentally altered the way the world saw movement of goods and people. China, which started changing the world by dominating the global trade. After the rise of China, there was a more how to say, there was a more responsible country who started rising, who offered itself as a huge market, who was slow in building its national capabilities, who was slow in building its manufacturing capabilities, who was slow to present the claim of leadership to at the global world order. A country which never believed in undermining the sovereignty and integrity and institutions of other countries or multilateral organizations, a country which wanted to play by rules, a country which wanted to protect the multilateralism, a country which wanted deliberation, not the direct confrontation, a country which wanted better terms of engagement with world order and smaller and bigger players, not to impose its terms of conditions on those countries or institutions. And India, which rose in 21st century, and India's rise is signified by one picture where Bill Clinton was in India and Atal Bihari Vajpayee was PM and he was hugging Bill Clinton. There was a red carpet on the floor. लोगों ने अंदर हेडलाइन दी थी कि India present a red carpet to capitalism after the years and years of socialist drag. It was 21st century when India finally decided to change gears, finally decided to shift away from socialist drag and welcome the free market economics of the world, and India, which wanted to deepen its
partnership with the Western bloc of the world, which was following free market economics. In 21st century, India started its rise towards becoming the one of the top 5 biggest economies of the world. And when you start this rise, when you open your market, you know that there are countries, there are companies who want to transact with you, who want to leverage your demographic dividend, who want to leverage your huge market size. India could afford a market of 130 crore people to these countries, these companies. India could afford a English speaking, well trained youth of crores as workforce who was ready to work in relatively lower wages, which ultimately benefited these companies. This India, which was looking to come out of the crisis of confidence, presented itself as an alternative to the a more monopolistic, hegemonic China. But the fact of the matter is that there were two powers who rose, India and China. A collective strength of 3 billion people. 40% of the entire global population was living in those two countries, which meant that you can no longer ignore these two giants. And they are not nation states, they are civilizational states. Two countries who are coming out of the aberration, an aberration where they were subject to humiliation. Okay? And if we go back again to Kishore Mehbubani's book, which we will keep going back to, चाइना में आज भी मूवीज बनती हैं वह ब्रिटिश उस पर कॉलोनाइजेशन पर माओ अंकल ब्रिटिश वाला माओ अंकल आदमी थोड़ी थे माओ अंकल तो स्टड थे बताओ बेटा बताओ कुछ पूछ रहे थे ना तुम अभी तो बोले सर हमसे सर बोलने के बाद ना पूछोगे तो हम मारेंगे अच्छा ठीक है चलिए ये वाला मैप याद होगा आपको ठीक है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ठीक है किशोर महबूबानी सिंगापुर के एम्बेसडर यूएस में क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कह रहे हैं भैया 1800 साल तक वर्ल्ड में India and China collectively had nearly 60%, 50% of global economy. भैया पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर कहां से कितना क्या ट्रेड होता था इसका रिकॉर्ड तो है ही कौन प्रोड्यूसिंग कंट्री था कौन एक्सपोर्टिंग कंट्री था दुनिया भर से एक्सकवेशन में फिजिकल रिकॉर्ड में सारी चीजें मिली हैं वो तो उन्होंने 0 AD से खोजा जिसका बहुत प्रेजेंट रिकॉर्ड है हमारे पास ठीक है ना अगर इससे भी पहले जाओगे तो इंडिया वाज हैविंग 50% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन द चाणक्यन एंड मौर्यन एरा ठीक है खैर तो इफ यू सी 0 AD पर हमारा जो है वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक जीडीपी में जो हमारा पार्ट था वो कितना था 35% के आसपास था 35%. यानी कि इंडिया एंड चाइना in 21st century was turning back the clock. They were reclaiming their lost glory. They were reclaiming what was theirs. They were reclaiming their civilizational glory. They were coming back to the norm where they
led the world. They were coming out of this aberration of impoverishment, of poverty, of humiliation, of subjugation, of colonization, and of crisis of confidence. These two countries, these rising powers, they created conditions on the global world order where it was impossible for any player to ignore them, which means that they must be incorporated in the world order. And that led to rise of this term Indo-Pacific. But interestingly, Indo-Pacific does not include China. But Indo-Pacific is somewhere United States' interest in propagating Indo-Pacific is to counter China. So Indo-Pacific, you can say, is a block where you want shared prosperity of all the countries who are in this region, but you also have an objective of countering a hegemonic China who is weakening the multilateral institutions, who are undermining the sovereignty of countries such as Sri Lanka, Myanmar, Djibouti and other African nations. ठीक है क्या? तो ये याद रहेगा? नहीं, अभी बताते हैं. ठीक है, ऑनलाइन वाले मित्रों हमारे, कोई समस्या तो आती नहीं तुम लोगों को? सुबह सुबह बढ़िया चाय वाय पी ली होगी एकदम. हाँ यार ना, टेबल पे बैठ के ली जाती है. वाह, हाँ बताओ. अभी आपने जो इतना सा पूरा बताया कि एशिया से इंडो में गए तो चाइना चाइना तो है ही नहीं. एशिया पैसिफिक में था. एशिया पैसिफिक में भी चाइना नहीं था, न बताए. नहीं आपने बटले. अरे रुको 2 मिनट, आ रहा अभी सब आगे. चाइना राइज हो रहा है बहुत ज्यादा, चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में इंडो पैसिफिक निकालना पड़ा. तो इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक एंड इट इज इंडो पैसिफिक इज अ ब्लॉक अगेंस्ट चाइना. The core objective of Indo-Pacific is to reduce the Chinese aggression in this belt, in this area. It is for countering China and it has India. Yes or no? जी जी, अच्छा ठीक है. थोड़ा सा वियर्ड है बट बात करेंगे उस पर. अभी मैं जी बोलना चाहता हूँ. यस भाटिया जी. हाँ जी, मैं कह रहा था आप अभी इंडो पैसिफिक बोल रहे हो, क्या आप जान के क्वाड बोलने से बचना चाह रहे हो क्या अभी? क्वाड अभी नहीं. हाँ ठीक है. अभी इंडो पैसिफिक इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. क्वाड इज एन अनफॉर्मल ग्रुपिंग, इनफॉर्मल ग्रुपिंग. ठीक है ना? और लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मैं थोड़ी क्या, कौन कह रहा? लव एस जयशंकर अंकल. ठीक, आगे. ठीक, अरे ठीक. उड़ीसा में ठीक है. तो नहीं, तो जरा अभी तक थोड़ा आत्मसात करिए, ज्यादा तो नहीं हो गया. ठीक, ये तुमको तो सब क्लियर हो गए हैं, ये धद्दर चौड़ा रहा हो जो ये. ऑफलाइन मोड का बच्चों में क्लिक करा है तो उसमें मोड था ICT.
और लाइक कहाँ नेवी जे के कॉलेज में तो बेसिकली एनाफ भी नहीं करना। उनसे पूछा किसे क्या था तो बोला सब कोई घर पे होगा और पहले सब तो टॉप करोगे। लगभग और आगे फिर सब लोग करते हैं। टाइम नहीं लगा किसमें टॉप करता है ये? वो क्या डायलॉग था उसमें? ये व्यवस्था सबके पास नहीं होती लक्ष्मण। है? यहाँ ऑनलाइन करा लेंगे 2 घंटे का, बताइए तो उसी में पासबुक दिखा दो। क्या ऑनलाइन करा क्योंकि आंसर नहीं मिलेंगे गूगल पे फाइल। ठीक है यार, एमसीक्यू तो वो तो बात है एमसीक्यू तो हमारा वैसे स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट भी नहीं लिखता है। कॉलेज वाली बात आगे तो 2 इवेंट मैंने आपको बताया कि 21st सेंचुरी में घट रहे थे। सबसे बड़ा जो इवेंट था वो क्या था? 21st सेंचुरी की शुरुआत 2 चीजों से होती है। पहला, पहले बिल क्लिंटन की और फिर जॉर्ज बुश की इंडिया की यात्रा, और दूसरा चाइना का WTO में प्रवेश, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और चाइना जब WTO में एंटर करता है तो वो बिहार में कहते हैं ना गर्दा उड़ा दिल, तो बिल्कुल गर्दा उड़ा करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो WTO में एंटर करता है तो वो अपनी मिलियंस की वर्कफोर्स को डालता है ग्लोबल इकोनॉमिक मार्केट, और उसके मिलियंस की जो वर्कफोर्स है वो यूरोप से लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स तक जो है वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट होना चालू होती है, व्हिच मींस दैट इट इज एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर पीपल, राइट? इट इज एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर पीपल। Donald Trump was a writing on wall which had to happen because the model of globalization was so unsustainable that they never see. Globalization was a marketing strategy. No, let's not say that. Generally यहाँ सारे पॉल साइंस वाले ही हैं। Liberal democratic principles or liberalism is a marketing strategy to popularize globalization, which led to serve Western interests only. जो लिबरल पॉलिटिक्स है या लिबरलिज्म है वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, किसको? ग्लोबलाइजेशन को मार्केट करने के लिए। और कौन सा ग्लोबलाइजेशन? जो कि सोर्स कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल था, डेस्टिनेशन कंट्रीज के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सुब्रमण्यम जयशंकर सेड व्हेन ही वाज इनॉग्रेटिंग इंडिया। He said that think about this. And India, which has now been part of globalization process from last 25 years, has not the capacity to build a ventilator. कैसा ग्लोबलाइजेशन है? हमारी का फॉल्ट है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट है भैया, हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट है। आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि मतलब हम इतना क्रिटिकल, चलो सोच के देखो, मान लो कोविड नहीं है, तुम्हारा वॉर हो गया किसी कंट्री के साथ, ठीक है ना, एंड यू नीड वेंटिलेटर्स, और जो तुम्हारा, और सोचो जहां से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं वो तुम्हारा एनिमी कंट्री है, मतलब
नियरली एनिमी बोल सकते हैं, हालांकि इंडिया इज नॉट ऑफिशियली डेजिग्नेटेड चाइना, ठीक है, लेकिन एनिमी कंट्री है तुम्हारा, और वहां से तुम्हारे सारे वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, फिर से काम चले, ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, it was serving the interest of people who started this model of globalization. If you see, then globalization builds on the colonial legacy. It builds on the strategies of colonization. अगर आप colonization में liberal democratic politics को मिला दे तो globalization बन जाता है। वो कहेंगे हम डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, वो कहेंगे हम लिबरल वैल्यूज प्रमोट करते हैं, बट इफ यू पील लेयर्स देन यू विल सी कि हो अभी भी वही रहा है, वेल्थ किसी न किसी फॉर्म में ड्रेन हो रही है। एक कंट्री है या एक ब्लॉक ऑफ कंट्री है जिसको ग्लोबलाइजेशन से हेल्प हो रहा है और दूसरा कंट्री है जिसको नहीं हो रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी हो, कोई और जगह हो, वो हमेशा क्या बात करती है, फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब जहां पर जो सोर्स कंट्रीज हैं और जो डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं उनके बीच में एक बैलेंस होगा। जो फ्रूट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इट कैन बी शेयर्ड विद ऑल, आया ना, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। फिर तो जब 21st सेंचुरी में ये इवेंट्स हो रहे थे, कर लो मंगा लूंगा, ठीक हो गया। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, ठीक है। अब तो उसमें डेस्क भी इंट्रोड्यूस कर दिए। हाँ, क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं भी सब दिखा दूंगा ये। एसडीजी कितने हो गए? तुमको मारेंगे झापट, टंग जाओ खिड़की में। कितने हो गए? यही है रखिए। कल कितना है? देखो 1 का तो आप लोग नहीं तो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये वाले खेल नहीं खेलता मैं। ना ना ना, एसडीजी, एसडीजी मतलब एसडीजी। आपने नाम 17 चलो ठीक है, मैं एक काम करते हैं, कल की बजाय परसों रखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा सब लोग कर सकें। एक दिन से क्या होगा, कल ले अब आने के बाद बहुत कुछ हो जाएगा। मैं कम वीडियो देखूंगा। मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे ये कॉन्फिडेंस हमें अच्छा सब मस्त थी। कदर लेवल की विक्की आती है, हाँ मतलब वही था, मतलब मैं सोचा शायद मंडे कल ट्यूसडे होगा, है ठीक है। ठीक है, खैर नहीं, एक काम करते हैं, थर्सडे को रखते हैं। एक चीज ध्यान रखना, विदाउट एसडीजी यू कैन नॉट डू आईआर। देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो वे दैट यू कैन राइट गुड आंसर्स। कर लेंगे, फिक्स कर लो, नहीं नहीं 17 तक करना, ठीक है, ऐसे लेने का मतलब नहीं, करना चाहो हो जाएगी, क्योंकि 16 और 17 छोटे हैं।
17 पता है 17 में 20 है, पढ़ा है मैंने क्या बताया? ठीक है, पॉइंट छोटे हैं और रेपिटेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, ज्यादातर वो कॉपरेशन और पार्टनरशिप की बात कर रहा है। ठीक है, ले लो ना कल एक काम करो ना, पड़ जाएगा वो 10 से छह छोड़ दो अभी के लिए। हमारे कर देंगे। नो करें गाड़ देंगे इसी जगह जमीन खोद के। ठीक है, एक ही करके बोलो, हमने सीरीज में चलता है, मैं- देखिए ये सब चलता तक आजा टेस्ट देगा मन नहीं आता आगे, ये वाली बात भी ठीक है। आगे है। आप फिर मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, ऐसे नहीं दूंगा मैं। बेइज्जती होगी कोई ठीक है, चलिए आगे। तो अनसस्टेनेबल, अनफेयर, प्रॉफिटेबल फॉर द सोर्स कंट्रीज वाला ग्लोबलाइजेशन था। ठीक, और उसकी वजह से हुआ ये आपने रूल्स बनाए पहले कि फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट है, किसी को रोको मत, जो आ रहा है उसको आने दो, क्योंकि कंपनीज आपकी थी। जब दूसरे प्लेयर्स खड़े हो गए ये करने के लिए कि फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट है, हमें आने दो, तो आप रिपल्सिव हो गए। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए ग्लोबलाइजेशन। क्यों? बिकॉज इट स्टार्टेड रिजल्टिंग इन द जॉब लॉसेस ऑफ योर ओन पीपल। ठीक, और उसके कारण क्या हुआ कि आपके यहाँ पर लोगों की जो इनकम है वो स्टैग्नेट होने लगी। और हमने क्या देखा था, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ था? आशीर्वाद है तुम्हारा। उल्टा बोल रहा है। फ्रेंड टेस्टिंग है फ्रेंड बता दो। तुम्हारा सबसे फर्स्ट है लोग मेरा स्टेटमेंट ऐसे में दारू भी कोई घूम रहा है पूरी शीट में इतना तो बैठा इसलिए देखा मुझे लगता है तारीफ करेंगे। मैं यहाँ पे बैठा था थोड़ा In 1976, the West launched the G7 to bring together the world's most powerful economies. The share of their global GDP was 45.3% in 1995. By contrast, the share of E7, the 7 largest emerging economies, then was half at 22.6%. However, by 2015, their respective shares were 31.5% and 36.3%. PricewaterhouseCoopers has forecast that by 2050, the G7 share will slide to 20%, and that of E7 will have risen to almost 50% in purchasing power parity terms. Few periods of human history have seen such enormous changes in one lifetime. Sadly, no brave Western leader has emerged to speak honestly about them. समझ क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं कि 1976 में G7 बनाया गया था, ग्रुप ऑफ सेवन, विच वाज ब्रॉडली अ वेस्टर्न लेड ब्लॉक, ठीक है ना, और जिसमें मेजरली जो है वो सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे। एक समय पर उसका ग्लोबल इकोनॉमी में शेयर 45% था। हम क्या कह रहे हैं, 2050 में जो इमर्जिंग सेवन है, जो नए इकोनॉमीज आ रहे हैं, इंडिया, चाइना वगैरह, इनका जो शेयर होगा वो वर्ल्ड इकोनॉमी में 50% होगा। G7 will decrease, E7 will increase, which means the economic balance of the world will tilt from G7 countries to E7 countries, from west to Asia. That is why we say that 21st century will be Asian century. Yes or no? ठीक, फिर this monumental power, ऐसा कंट्री है जो कि रिसोर्स को भी इक्विप्ड है एंड उसको किसी भी जैसे पेट्रोल पंप को इंपोर्ट करने की जरूरत है, सभी रिसोर्सेज में equipped है। सभी रिसोर्सेज में कोई इक्विप्ड कैसे हो सकता? शंकर जी का आशीर्वाद थोड़ी भाई। किसी के पास कोल होगा, किसी के पास पेट्रोलियम होगा, किसी के पास नेचुरल गैस होगी, हो सकता कुछ और चीजें ना हो। अब सऊदी अरब वगैरह है, ये सब है, खाने का सामान नहीं खाली, तो वो दुनिया भर से इम्पोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है। This monumental shift of power away from the West will be the uncomfortable for Western minds. Ignoring it would only mean delayed and more painful adjustments for Western societies. And the West should bear in mind that adoption of various Western best practices globally is also creating a more peaceful and prosperous planet that the West can live in happily. Let's step back from the daily headlines of bad news to see how countries that were seen as hopeless are progressing. इन्होंने बोला है कि भाई जिन कंट्रीज के बारे में, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये बिल्कुल होपलेस कंट्रीज हैं, जहां पर कोई होप नहीं है, वहां पर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ शिफ्ट करने के लिए बोल दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि बांग्लादेश को वी विल रिकैटेगराइज। अभी तक बांग्लादेश वाज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, हम बोल रहे हैं कि हम उसको डेवलपिंग कंट्री के तौर पर कैटेगराइज करेंगे। ये सच है जो वेस्टर्न माइंड्स आर नॉट टेलिंग यू, हु आर पेंटिंग अ ग्रिम पिक्चर ऑफ ईस्ट। इकोनॉमी, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, इनके पैरामीटर्स, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। So when we talk about this line, the word has moved from Asia Pacific to Indo Pacific. So these changes has forced the word to move towards Indo Pacific. Now, before going towards the literal meaning of Indo Pacific, first understand that what China was doing and why you needed Indo Pacific as in response to China. Indo-Pacific would not have been the reality if China was not so aggressive. India was contained with its leadership in Indian Ocean, and India has its ocean, Indian Ocean, now that is subjugated into the broader term of Indo-Pacific, right? But because China was literally toying with these countries, ये जो ये countries दिख रहे हैं ना यहाँ पर, वहां पर ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा था, अपनी नेवल फ्लीट्स भेज रहा था, किसी भी कंट्री के आइलैंड पे बोल देता है ये हमारा आइलैंड है। मतलब समझ रहे हैं आप, सुबह सुबह कितनी हसीन जिंदगी है आपकी। आप सुबह सुबह घर से निकले, जो जगह अच्छी लगी ये जगह में, ठीक, वो कर रहे थे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इस तरह का गुंडा राज चलाएंगे तो कैसे चलेगा? ठीक, 9 डैश लाइन हो, प्रिंसली आइसलैंड हो, जो भी, स्पार्टली आइसलैंड हो, जो भी इस तरह के आइलैंड्स इन्होंने लगातार बनाए, जिसमें ये क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहे थे। ठीक, भेज देंगे, वीडियो देख लेना। ठीक।
तो मजा नहीं आ रही, मजा नहीं आ रही थी। वो तो बहुत मजा आया। ऑनलाइन वाले हमारे शिव, जानवी, आरती ठीक हो? ठीक हो? हाँ जी सर। जी सर। सुबह सुबह बिल्कुल एकदम माहौल बनाओ। क्या तो कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब है क्या? बताओ क्या कहने का मतलब? आप तो चाइना में ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था